आइए बेटा, 30वें टेस्ट का हम लोग डिस्कशन करने चल रहे हैं भैया। कह रहे प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट बी। इस प्रोडक्ट बी को हमें बताना है कि ये कंपाउंड कौन सा बन रहा होगा। ठीक है, एथिल बेंजीन है ये देखिए आपके सामने बन गया। ये है एथिल बेंजीन, CH2 CH3। ठीक है, इनका हम KMnO4 के साथ ऑक्सीडेशन करा रहे हैं। तो जब आप KMnO4 के साथ ऑक्सीडेशन कराओगे बेटा, तो ये चाहे जितने कार्बन का हो, कन्वर्ट किस में करेगा इसको? बेंजोइक एसिड में। बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट किया, स्पष्ट। और फिर उसके बाद हम इसमें क्या लगा दिए बेटा? सोडा लाइम, NaOH और प्लस कैल्शियम ऑक्साइड। ये क्या करेगा? इसको डिकार्बोक्सिलेट कर देगा। पूरा का पूरा CO2 इसमें से बाहर हो जाएगा। तो इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा भैया? बेंजीन। क्लियर? इसमें बेंजीन होना चाहिए, बेंजल्डिहाइड, बेंजोफिनोन, बेंजोइक एसिड, एस्टोफिनोन। तो इसमें देखिए चूंकि ऑप्शन बेंजीन का है ही नहीं है, ओके, तो किसी न किसी को हम बेंजीन मान लेंगे। हालांकि इसका आंसर बेंजीन होगा। अब चूंकि इसमें कोई आंसर करेक्ट ही नहीं है, तो इस सवाल पर आप लोगों को बोनस मिल जाएगा बेटा। इस क्वेश्चन पर सबको नंबर्स मिल जाएंगे, या अगर आप कहेंगे तो इस क्वेश्चन को हम हटा ही देंगे। 44 क्वेश्चन में आपकी पेपर चेकिंग होगी, लेकिन हम इसको बोनस पकड़ा देंगे सबको। चिंता न करिए, 45 के 45 क्वेश्चन आपका कवर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाएं। कह रहे फिनॉल, फिनॉल का रिएक्शन कराया जा रहा है। ये भैया फिनॉल है, ये देखिए जरा, ये फिनॉल है। ठीक है, जिंक डस्ट के साथ इसको हीट किया जा रहा है। जिंक क्या करता है? ये डीऑक्सीजनेटिंग एजेंट है, ऑक्सीजन इसमें से हटा देगा। ऑक्सीजन जब हटाएगा बेटा, तो कंपाउंड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? बेंजीन में। और फिर इसका हम फ्रिडिल क्राफ्ट रिएक्शन करा रहे हैं। यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, यही इलेक्ट्रोफाइल जाकर के इस पर अटैक कर देगा। ये देखना, ये बना टालवीन, बना। और इसी टालवीन का हम एल्कलाइन KMnO4 के साथ हीट कर रहे हैं। ये कन्वर्ट हो जाएगा बेटा बेंजोएटाइन में। यहाँ पर चूंकि मीडियम एल्कलाइन है, तो यहाँ सोडियम पोटेशियम जो भी आप एल्कली लेके चल रहे हैं वो यहाँ लगेगा। चूंकि यहाँ पर बेंजोएट कहीं दिया नहीं गया है, इसी को अगर हम एसिडिफाई कर दें तो बेंजोइक एसिड बनेगा। तो चाहे आप कहें बेंजोइक एसिड, चाहे कहें बेंजोएट। अगर बेंजोएट नहीं है तो बेंजोइक एसिड पे हम टिक लगा सकते हैं। इसमें कोई सवाल गलत नहीं है, ये करेक्ट है बिल्कुल। ओके, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाएं। कर द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, पहले तो आप जान लें, यह है एसिटिक एसिड। ठीक है, यह है बेंजोइक एसिड, और ये है फार्मिक एसिड। ये है बेटा फार्मिक एसिड। तीनों एसिड में अगर आप ऑर्डर निकालें, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होता है एसिटिक एसिड का, उससे कम होता है बेंजोइक एसिड का, और सबसे कम होता है फार्मिक एसिड का। इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्यों? एक मिनट, उल्टा बेटा हम बना दिए, वेरी वेरी सॉरी, उल्टा बना दिए हैं। ये ऑर्डर ये जाएगा भैया, ये ऑर्डर जाएगा, गलती हो गई। सबसे कम एसिडिक स्ट्रेंथ एसिटिक एसिड की होगी, उससे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ बेंजोइक एसिड की होगी, और सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ फार्मिक एसिड की होगी। अब अगर आप यहाँ देखें तो ये जो मेथिल ग्रुप है, ठीक है, ये प्लस M इफेक्ट भी काज करता है और प्लस I इफेक्ट भी काज करता है। ठीक है, तो दोनों के वजह से इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ घट रही होगी। क्यों? क्योंकि सबको ये बात पता है कि एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -M - I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू
प्लस एम प्लस आई। तो प्लस एम प्लस आई दोनों इसके एसिडिक स्ट्रेंथ को कम कर रहे होंगे। यहां पर अगर आप देखें तो ये जो फेनिल ग्रुप है ये माइनस आई है और प्लस एम है। तो माइनस आई और प्लस एम में अगर दोनों देखा जाए तो प्लस एम डोमिनेट कर जाता है। ओके, प्लस एम डोमिनेट कर जाता है, लेकिन है चूंकि माइनस आई तो जाहिर सी बात है कि एसिडिक इसके एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या कर रहा होगा, ये बढ़ा ही रहा होगा। तो बेंजोइक एसिड की जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगी वो एसिटिक एसिड से ज्यादा होगी, क्योंकि देखिए प्लस एम दोनों में है, यहाँ प्लस आई यहाँ माइनस आई, तो माइनस आई की वजह से ये बढ़ गया एसिडिक स्ट्रेंथ। अब अगर आप यहाँ देखें तो ना प्लस एम है और ना माइनस आई है, इनडायरेक्ट। जब ये एसिड अपना H रिलीज करने के बाद अपना एनायन जनरेट कर रहा होगा बेटा, तो इस एनायन की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा निकल करके आएगा। यहां पर एनायन की स्टेबिलिटी कम होगी और यहां पर एनायन की स्टेबिलिटी सबसे कम होती है। एसिडिक स्ट्रेंथ के केस में आपको क्लास में बताया गया था कि एसिडिक स्ट्रेंथ इज द फंक्शन ऑफ स्टेबल एनायन या स्टेबल कॉन्जुगेट बेस। स्टेबल कॉन्जुगेट बेस जितने ज्यादा होगा किसी एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ, तो उसकी ज्यादा होती है जिसके एनायन की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा निकल करके आ रहा हो। ये सब बातें पूरा डिटेल में हम लोग पढ़ चुके हैं मेरे लाल। आइए चौथे क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहे हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एस्टर्स गेट हाइड्रोलाइज्ड मोस्ट इजीली अंडर एल्कलाइन कंडीशन। कह रहे हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एस्टर्स गेट मोस्ट इजीली अंडर एल्कलाइन कंडीशन। तो अब इनमें अगर आप देखें तो ये है OCH3 प्लस एम ढकेल रहा होगा, यहां पर देखिए Cl है, ठीक है, माइनस आई और ये प्लस एम होते हैं। और यहां पर अगर आप नाइट्रो ग्रुप को देखें तो ये माइनस एम है और माइनस आई, दोनों पावर की वजह से ये खींच रहा होगा। जितने माइनस आई ग्रुप या माइनस एम ग्रुप स्ट्रांग लगते जाते हैं, एस्टर की या एसिड के डेरिवेटिव की हाइड्रोलिसिस उतने फास्ट होता जाता है। स्पष्ट? तो इनको अगर हम हाइड्रोलाइज करेंगे बेटा, इधर देखना जरा, यही कंपाउंड है। जब इसको आप हाइड्रोलाइज कराओगे तो बांड देखिए इसे टूटेगा, ये टूट करके जल्दी से खींचेगा इधर, इलेक्ट्रॉन डिफरेंस यहाँ क्या होगा, बढ़ जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा पैरा नाइट्रोफिनॉल में और साथ में एसिटिक एसिड। स्पष्ट? आंसर इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा बेटा, डी। ओके, अगले क्वेश्चन पे जरा आ जाए। कह रहे CH3CHOH, ये है CH3 CH, यहाँ लगा OH, ये है COOH CH CH3, इसे हम कहते हैं लैक्टिक एसिड। अगर आप ध्यान से देखें तो कायरल कार्बन है बेटा, और अगर कायरल कार्बन है तो जाहिर सी बात है कि ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा होगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए आंसर इसका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल के लिए डबल बॉन्ड होना आवश्यक है, मेटामेरिज्म के लिए बाई फंक्शनल ग्रुप होना आवश्यक है, दोनों तरफ बॉन्ड खाली हो और एल्काइल ग्रुप का रेशियो चेंज हो रहा हो। और टाटोमेरिज्म के लिए कीटो इनाल टाटोमेरिज्म माइनस आई फंक्शनल ग्रुप लगा होना आवश्यक है। स्पष्ट? तो यहां पर जो आंसर होगा आपका सी। इस कंपाउंड जरा देख लें छठे वाले केस में, यह CH3C, ठीक है। इनका रिएक्शन हम लोग किससे करा रहे हैं बेटा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। बॉन्ड यहीं से देखिए टूटेगा और ये यहाँ से रिलीज होकर के बाहर आएंगे, तो कंपाउंड देखिए क्या बना, CH4 बना जैसा कि ये दिखा रहे हैं। और इसके बगल में जो कंपाउंड बन रहा है
ये है CH3C ट्रिपल बॉन्ड C MgBr। ओके, अब इनका रिएक्शन वो कार्बन डाइऑक्साइड से करा रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड से जब आप रिएक्शन कराओगे तो ये कार्बन COOO CO2 बॉन्ड यहीं से आप ब्रेक करा दीजिए, निगेटिव यहाँ पॉजिटिव, बॉन्ड यहाँ से टूटा, निगेटिव यहाँ पॉजिटिव। ये न्यूक्लियोफाइल आकर के चुपचाप यहीं पर अटैच होगा। जब न्यूक्लियोफाइल को आप अटैच कराओगे तो कंपाउंड देखिए क्या बनकर के आया, CH3C OO MgBr। अब इसको आप हाइड्रोलाइज कराओगे, तो जब इस कंपाउंड को आप हाइड्रोलाइज कराओगे बेटा तो बॉन्ड यहीं से टूट जाएगा, H यहाँ लग गया OH। प्रोडक्ट हमारा क्या बन करके आया लल्ला, CH3C ट्रिपल बॉन्ड C COOH, ये कंपाउंड बन करके आया। अब आप इसमें ढूंढिए आंसर कौन सा करेक्ट होगा। अब आंसर उन्होंने क्या किया है, बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में दे दिया है। बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन के रूप में अगर आप इसको बनाना चाहेंगे तो आप इसको बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन के रूप में जरा बना लीजिए। ये देखिए ऐसे आप इसको बना लीजिए, ये हो जाएगा, ये है कार्बन हुआ, देखिए 1 2 3 4, ठीक है, 1 नंबर हुआ, 2 नंबर हुए, 3 नंबर हुआ, 4 नंबर हुए, 1 2 3 4। नियमतः अगर देखा जाए तो यहां पर एंगुलर नहीं होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए, लेकिन अब लीनियर चूंकि कोई दिया ही नहीं गया है तो हमें मजबूरी में इसी आंसर को करेक्ट करना होगा। 1 2 3 और ये 4, तो इसमें ऑप्शन फोर्थ या कह सकते हैं डी करेक्ट हो जाएगा, आपके सामने लगा हुआ है। यहां पर देखिए बॉन्ड एंगुलर नहीं होगा, कारण क्योंकि यहां पर बॉन्ड एंगल कितना है, 180 डिग्री। तो हमें अगर एक ऑप्शन करेक्ट करना होगा तो मजबूरी में तो कर ही सकते हैं। बोलिए स्पष्ट। अगले क्वेश्चन पे आ जाएं, 7वें पर। कर इस कंपाउंड का PCl5 से हम रिएक्शन कराने चल रहे हैं। सबको ये बात पता है, यहीं से OH हट जाएगा और Cl आकर के चुपचाप यहीं अटैच हो जाएगा। क्लियर, कंपाउंड हमारा क्या बनेगा, ये एल्केनॉइल बेंजन वाले हैलाइड बन जाएगा। यहाँ पर कैसे रिएक्शन हुए होंगे ये देखना, यही तो है ना COOH, ये है PCl3, इधर Cl इधर Cl, यहीं से बॉन्ड आप तोड़ दीजिए। ये देखिए रिंग इसके साथ लगा होगा, यहाँ COCl आ जाएगा, COCl आ गया, ये POCl3 साथ में बनेगा और HCl बनेगा। तो हमारा प्रोडक्ट में पूछा गया, प्रोडक्ट ये हमारा बन ही रहा होगा बेटा। अगले क्वेश्चन पे आ जाए भाई। कह रहे साहब NaBH4 के साथ हम इसका रिडक्शन कराने चल रहे हैं। जरा बताइए ये जो सोडियम बोरोहाइड्राइड है, क्या ये एस्टर को रिड्यूस करेगा? बोले नहीं साहब नहीं, ये एस्टर प्रोड्यूस नहीं करता, ये कीटोन को प्रोड्यूस करेगा। तो कीटोन को अगर रिड्यूस करेगा तो यहीं से बॉन्ड ऐसे टूटेगा, एक H इस कार्बन पर और एक H इस ऑक्सीजन पर। ओके, तो यहीं पर OH लग जाएगा। ढूंढिए प्रोडक्ट में कहीं पे OH है, यस, डी वाले आंसर में करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, डी वाले आंसर में लगा हुआ है। 9वें सवाल में आ जाएं, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की जो रिड्यूसिंग पावर है वो सोडियम बोरोहाइड्राइड से ज्यादा है बेटा। सोडियम बोरोहाइड्राइड से अगर ये ज्यादा है तो जाहिर सी बात है कि कंपैरेटिवली उससे मोर एफिशिएंट रिड्यूसिंग एजेंट हुआ। अब ये क्या करता है, ये कीटोन को तो रिड्यूस करेगा ही करेगा, प्लस एस्टर को भी रिड्यूस कर देगा, और एस्टर को जब रिड्यूस करेगा तो बॉन्ड यहीं से टूटेगा। क्लियर बात, बॉन्ड जब यहां से टूटेगा भैया तो इनको भी अल्कोहल मिले जाएगा, इनको भी अल्कोहल मिले जाएगा और इनको भी अल्कोहल मिले जाएगा। देखिए कंपाउंड ऐसे बनेगा, यहां लगा OH, यहां लगा OH और यहां लग गया OH।
तो प्रोडक्ट हमारा देखिए इसमें ढूंढिए, इसमें कोई आंसर मैच कर रहा है? यस, ये आंसर मैच कर रहा है। स्पष्ट? अगले क्वेश्चन पे आ जाए। 10वें सवाल में कह रहे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड क्या कर रहा है? ये एमाइड को अमाइड को किसमें ले जाएगा? अमीन में, एल्काइल अमीन में। और इसको किसमें ले जाएगा? कीटोन को, कीटोन को ले जाएगा अल्कोहल में। और कौन से अल्कोहल में? सेकेंडरी अल्कोहल में। स्पष्ट? अब जरा यहां देखना भैया, ये जो प्रोडक्ट बन करके हमारा आ रहा होगा, ये देखना, ये रिंग बना, बेंजीन रिंग बना। यहां आप देखना, ये कार्बन यहां CH2 हो जाएगा, और यहां लगा होगा NH2, और यहां क्या लग जाएगा? अच्छा, यहाँ पे रिंग नहीं है बेटा, वेरी सारी, यहां लग जाएगा OH। ये कंपाउंड बन करके आए। ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है? सेकंड ऑप्शन मैच कर रहा है। द मेजर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट फॉर्म्ड फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन। इस रिएक्शन से कौन मेजर प्रोडक्ट प्राप्त हो रहा होगा? इधर देखना जरा भैया, ये हुए, इनका रिएक्शन हम कराने चल रहे हैं बेटा प्राइमरी अमीन से। प्राइमरी अमीन से जब हम रिएक्शन कराते हैं तो शिफ बेस बनता है। ओके, तो शिफ बेस जो बन रहा होगा, देखिए H2NCH3, हम डायरेक्ट पानी यहां से निकाल दे रहे हैं। कंपाउंड देखिए क्या बन करके आया, ये बन करके आया। ओके, अब इनका हम क्या कर रहे हैं? लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से रिएक्शन करा के बाद में हाइड्रोलाइज कराया जा रहा है। ठीक है, तो एक से इससे H+ आता है, इससे H- आता है। ठीक है, अब देखना बॉन्ड यहीं से क्या हो जाएगा? टूट जाएगा यहीं से। एक H यहाँ करके लगेगा, एक H यहाँ करके लगेगा। कंपाउंड देखिए क्या बन करके आया, यही प्रोडक्ट बन करके आ रहा होगा। चाहे इसको नीचे रखें और चाहे इसको ऊपर कर देंगे तो ये नीचे आ जाएगा। इसमें देखिए यही आंसर करेक्ट हो रहा होगा, डी वाला। अगले क्वेश्चन पे आ जाएं। कह रहे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट बेसिक। कौन सा इसमें सबसे ज्यादा बेसिक होगा? ओके, अगर आप यहां देखें तो इस नाइट्रोजन के पास इधर sp3 लगा है जो कि ढकेल करके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा होगा, और इधर से क्या लगा है? sp2 रिंग लगा है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर रहा होगा। ऐसे यहां देखें, इस तरफ भी sp2 लगे हैं, sp2 इधर भी लगे हैं, और दोनों क्या कर रहे होंगे? खींच करके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटा रहे होंगे। यहां पर अगर आप देखें तो एक तरफ sp2 लगा है, ये भी खींच करके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटा रहा होगा। लेकिन अगर आप इस वाले नाइट्रोजन को देखें तो यहां sp3 लगा है, यहां sp3 लगे हैं, दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पर बढ़ाया जा रहा होगा। जिस नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितने ज्यादा होगा, उस नाइट्रोजन की बेसिक स्ट्रेंथ यानी उसकी H एक्सेप्टेंसी पावर, H के प्रति अफिनिटी उतनी ही ज्यादा होगी। स्पष्ट? इसमें आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा बेटा? सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाएं। कह रहे हैं कि ये जो एनिलीन का कंपाउंड है HCl से रिएक्शन करा रहे हैं, 1 मोल HCl से रिएक्शन करा रहे हैं। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये NH2 है, ये NH2 है, इन दोनों में बेसिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा है? यस, एल्काइल अमीन की। ओके, जाहिर सी बात है जिसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा वही इस एसिड से H एक्सेप्ट कर रहा होगा, और ये तेजी से कौन H एक्सेप्ट कर रहा होगा? एल्काइल अमीन, जो प्राइमरी अमीन यहां लगा हुआ है, एल्काइल अमीन। एरोमेटिक अमीन नहीं, एल्काइल अमीन। तो प्रोडक्ट जो बन करके आ रहे होंगे बेटा, ये देखना, तो जब एक H लेगा तो 3 H हो जाएंगे ना यहां पर,
ये प्लस हो गया और साथ में Cl माइनस नहीं लग करके फोटो खिंचवा रहा होगा बेटा ये। अब जरा ढूंढिए कोई प्रोडक्ट मैच कर रहा है इसमें से? यस, कौन सा मैच कर रहा है भैया? देखिए NH2 CH2 NH3 प्लस Cl माइनस, पहला ही ऑप्शन मैच कर रहा है। क्लियर? अगले क्वेश्चन पे आ जाए भैया। ये है एनिलीन, कार्बाइल अमीन रिएक्शन हो रहा है। कार्बाइल अमीन रिएक्शन में आइसोसाइनाइड बनता है, चाहे एरिल चाहे एल्किल। तो यहां जो प्रोडक्ट बन रहा होगा बेटा इस कार्बाइल अमीन रिएक्शन में, ये आइसोसाइनाइड बना। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इसको सेकेंडरी अमीन में रिड्यूस कर देगा। बॉन्ड यहां से टूटेंगे, H यहां लगेगा, 2 H यहां लगेंगे। ये प्रोडक्ट बन रहे होंगे। अब इसी को हम ऐसे रिंग ना बना करके फेनिल लिख दे रहे हैं। अब ढूंढिए इसमें आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा। ये देखने, यही आंसर करेक्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। इस कंपाउंड में जरा आइए, यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो हम B2H6 के साथ H2O2 OH आयन की उपस्थिति में रिएक्शन करा रहे हैं। इसका कह रहे हैं हम एल्काइन का हाइड्रोबोरेशन करा रहे हैं। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में क्या होता है? H और OH का एडिशन होता है एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन के अकॉर्डिंग। क्लियर? तो अब इन दोनों में H इसके पास ज्यादा है तो OH यहां लगेगा, H यहां लगेगा। प्रोडक्ट जो बनकर के आ रहे होंगे बेटा, ये देखना, इनाल बनकर के आया, H भाग के यहां आएगा, बॉन्ड शिफ्ट हो जाएंगे यहां, ये टाटोमेराइज कर जाएंगे। तो इसको हम ऐसे रख दे रहे हैं PHC H2 COH, ये कंपाउंड बनकर के आया। अब इसी का रिएक्शन देखिए किससे करा रहे हैं? प्राइमरी अमीन से। तो जब आप प्राइमरी अमीन से रिएक्शन कराओगे, कंपाउंड हमारा बना X, ठीक है, तो ये हो जाएगा H2NCH3, यहीं से निकाल दिए हम क्या? वाटर। ठीक है, तो कंपाउंड जो बन करके आ रहा है बेटा, थोड़ा सा जगह बना लें यहाँ, उसके बाद फिर हम बात आगे करते हैं। PH CH2 CH डबल बॉन्ड N CH3, उस बाद फिर क्या लगा दिया गया? निकिल, हाइड्रोजनेशन कराया गया भैया इनका। ये जो डबल बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। PH CH2 CH2 NH CH3, ये देखिए प्रोडक्ट बन करके आया। ये प्रोडक्ट देखिए किससे मैच कर रहा है? इससे मैच कर रहा है। आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाएं। कह रहे द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द रिएक्शन। अब अगर आप यहां देखें बेटा तो ये एमाइड ही तो है, बोले तो अगर एमाइड है तो ये एल्काइल अमीन में कन्वर्ट होगा, यानी यहाँ CO की जगह पे HOH नहीं आएगा, यहाँ डायरेक्ट CH2 आ जाएगा। कंपाउंड देखिए बन करके आएंगे। ये लगेगा, ये प्रोडक्ट बन करके आ जाएगा बेटा। स्पष्ट? क्लियर? तो ये एमाइड अमीन में कन्वर्ट हो गया। इसमें ढूंढिए आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सेकंड। अगले क्वेश्चन पे आ जाएं। कह रहे हैं व्हिच ऑफ द फॉलो, अब देखिए यहां से सवाल एटॉमिक स्ट्रक्चर के स्टार्ट हो गए, 10 क्वेश्चन इसके एटॉमिक स्ट्रक्चर के होंगे। कह रहे हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो सबको भैया पता है कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है
इंसिडेंट एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन, ठीक है, और इसको हम लिखेंगे हाफ mv²। इंसिडेंट एनर्जी जो है वो h न्यू है, तो ये हो जाएगा h न्यू नॉट के। ऑप्शन इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा? डी। क्लियर? अगले क्वेश्चन पे आ जाएं। कह रहे हाउ मेनी फोटॉन्स विल ए बल्ब ऑफ 100 वाट इमिट इन 1 सेकेंड इफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज, कितना भैया? 400 नैनोमीटर। तो E इक्वल टू होता है hc अपान लैम्डा के। ये एक फोटॉन के लिए है। अगर हम n नंबर ऑफ फोटॉन्स लें तो यही E इक्वल टू हो जाएगा n इंटू hc अपान लैम्डा के। ओके, अगर हमसे n पूछा जा रहा हो तो n निकाल लीजिए लल्ला। n इक्वल टू हो जाएगा E इंटू लैम्डा अपान h इंटू सी के। ठीक है, अब जरा E दिया गया है, कितना दिया गया भैया? कितना एनर्जी मीट कर रहा है ये? 400 वाट, सॉरी 100 वाट, तो हो जाएगा 100 जूल पर सेकेंड। लैम्डा कितना दिया गया है? लैम्डा दिया गया है 400 नैनोमीटर, यानी 10 की पावर माइनस, एक मिनट इसको हम डायरेक्टली लिख देते हैं, नहीं तो यूनिट फिर से इसमें चेक करना होगा। ये हो जाएगा 100 इंटू 400 नैनोमीटर, 400 इंटू 10 की पावर माइनस 9 मीटर। H कितना हो जाएगा? 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34। और C कितना हो जाएगा बेटा? बोलें, C की वैल्यू कितनी निकल करके आ जाएगी भैया? यह आ जाएगा 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब जरा बताइए इसका कितना निकल करके आ रहा है बेटा? ये 18 नंबर सवाल का 2 इंटू 10 टू द पावर 20, 2 इंटू 10 की पावर 20, ये आंसर बी निकल करके आ जाएगा। स्पष्ट? अगले क्वेश्चन में जरा देख लें। कह रहे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज द सिंपलेस्ट स्पेक्ट्रम। तो सिंपलेस्ट स्पेक्ट्रम किसका होता है? ये तो याद होगा आपको, हाइड्रोजन का। अगले क्वेश्चन पे आ जाए, व्हाट इज द एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम आयन। तो अगर हम एनर्जी निकालें nth ऑर्बिट का, तो -2.18 इंटू 10 की पावर माइनस 18 इंटू जेड स्क्वायर अपान एन स्क्वायर, इतना जूल होता है भैया। ये फार्मूला होता है। यहां पर हमें क्या करना है? -2.18 इंटू 10 की पावर माइनस 18 इंटू हीलियम का जेड कितना होता है? एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2। तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर। और किस ऑर्बिट की बात तो कर रहे हैं? फर्स्ट ऑर्बिट की, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा भैया। 4 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आएगा -8.72 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 जूल। बिल्कुल आसान आसान सवाल एटॉमिक स्ट्रक्चर में पूछा जाता है। मेन फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, कोई बहुत दिमाग इसमें नहीं लगाना होगा बेटा, बहुत ज़्यादा दिमाग आपको नहीं लगाना है। तो इसमें आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाए। कह रहे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ शो इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का मतलब हुआ साई स्क्वायर। ओके, और साई स्क्वायर जब आप करेंगे तो देखिए ये प्लस है, ये माइनस है, तो यहां साई लेके चलेंगे तब ये सही माना जाएगा। और अगर आप स्क्वायर लगाएंगे तो जब माइनस का स्क्वायर होते कहां चला जाएगा? ये ऊपर। तो आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सी। और चूंकि 2s की बात कर रहे हैं, तो अगर 2s की बात करें, इसमें देखिए एक नोड भी आ रहा होगा। क्लियर? तो इसमें आंसर सी हो जाएगा। कह रहे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिप्रेजेंटिंग अ पी ऑर्बिटल। कौन पी ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है? ये जरा ध्यान से आप देखें। इसे हम कहेंगे px, इसे हम कहेंगे py, इसे हम कहेंगे pz। ये जो है
एक्चुअल में डी जेड स्क्वायर है, ये पी नहीं है। तो ये डी वाला जो ऑप्शन होगा ये पी ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। अगले क्वेश्चन पे आ जाएं। कह रहे सेलेक्ट द करेक्ट मैचिंग फ्रॉम ऑप्शंस गिवन फॉर द फॉलोइंग फिगर्स या डायग्राम्स। ओके, अगर आप यहां देखें एक्स और वाई के बीच लोब है तो ये हो जाएगा डी एक्स वाई। अगर आप देखें एक्स और वाई के एक्सिस पर ही लोब हैं, सिमेट्रिकल लोब, तो ये हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। और सारे ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां कंसाइज कर गया, जेड एक्सिस पर, और ये कॉलर है एक्स वाई के अलोंग, तो हो जाएगा डी जेड स्क्वायर। तो ढूंढिए इसमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा भैया, डी एक्स वाई, ओके, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर। तो आंसर इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी। अगले क्वेश्चन पे आ जाए। कह रहे हैं लोब्स ऑफ व्हिच डी ऑर्बिटल आर अरेंज्ड सिमेट्रिकली ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस। ये देखना एक्स और वाई एक्सिस पर देखिए, यही तो सिमेट्रिकली अरेंज्ड है ना बेटा, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और सब तो एक्स और वाई के बीच में है। तो आंसर इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी। अगले क्वेश्चन पे आ जाए। कह रहे कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3। अब इसमें हमें अरेंज करना है कौन किससे मैच कर रहा है। तो एक चीज आप जान लें, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड वेव और यूवी वेव। तो इसको आप ऐसे कह सकते हैं, आर के बाद आता है एम, एम के बाद आता है आई, और आई के बाद आता है यू। इसको कह सकते हैं अरे माई ऊ, अरे माई ऊ। स्पष्ट। अब रेडियो वेव का अगर आप यहां मैचिंग कराएं तो इसका रेडियो वेव का होता है 10 की पावर 4 हर्ट्ज के आसपास, इसका होता है 10 की पावर 10 हर्ट्ज के आसपास, इसका होता है 10 की पावर 13 हर्ट्ज के आसपास, इसका होता है 10 की पावर 16 हर्ट्ज के आसपास फ्रीक्वेंसी। ओके, अब आप इसमें, अच्छा रेडियो वेव जो होता है भैया, ध्यान से आप समझ लें, जो रेडियो वेव होता है ब्रॉडकास्टिंग के लिए होता है, ब्रॉडकास्टिंग के लिए, ब्रॉडकास्टिंग के लिए होता है। और ये जो माइक्रोवेव होते हैं भैया, माइक्रोवेव ये होते हैं रडार और हीटिंग के लिए बेटा होते हैं। ये हो जाएगा रडार के लिए, हीटिंग के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और अगर आप इंफ्रारेड को देखते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ हीटिंग के लिए यूज होते हैं। और जो यूवी वाले होते हैं ये सन रेडिएशंस कहा जाता है इन्हें, सन से जो रेडिएशंस आते हैं वो यूवी रेस की होती हैं। तो अब आप इसमें मैच करा लीजिएगा, ठीक है। तो रेडियो का 10 की पावर 4 और ब्रॉडकास्टिंग होगा, इसका हो जाएगा ए का 10 की पावर 4 नहीं होगा, 10 की पावर 6, वेरी वेरी सॉरी, 10 की पावर 6, 10 की पावर 10, 10 की पावर 13, 10 की पावर 16, वो 3 4 पावर का अंतर होता है, 10 घात 6, 10 घात 10, 10 घात 13, 10 घात 16, ठीक है। तो अब ये देखना रेडियो फ्रीक्वेंसी ये इनसे मैच करेगा, ठीक है। और ये जो मैच कर रहे हैं बेटा ये इससे मैच कर रहे हैं। ऐसे माइक्रोवेव, माइक्रोवेव जो मैच कर रहा होगा 10 की पावर 10 से मैच कर रहा होगा, इनसे मैच कर रहा है, ठीक है। और ये जो मैच कर रहे होंगे ये रडार और हीटिंग के लिए है, रडार और हीटिंग के लिए। ऐसे इंफ्रारेड जो रीजन है ये 10 की पावर 13 के लिए है यहां से, और ये सिर्फ हीटिंग के लिए है। और यूवी रीजन जो है ये 10 की पावर 16 से बिलोंग कर रहा है, और ये सन रेडिएशंस के लिए है। तो डी वाले का 1 1 होगा। इसमें ढूंढ लीजिएगा आंसर कौन सा इसमें करेक्ट होगा, मैच करा लीजिएगा। क्लियर। अगले क्वेश्चन पे आ जाए। कह रहे कॉलम 1 और कॉलम 2 मैच करना है। तो लाइमन जो होता है ये भैया, लाइमन जो होते हैं ये यूवी रीजन से बिलोंग करते हैं। बामर जो होता है ये विजिबल रीजन से बिलोंग करता है। पास्चन आई आर ब्रैकेट आई आर। अब इसमें चेक कर लीजिएगा, लाइमन का सेकंड, पी का सेकंड और क्यू का फर्स्ट, पी का सेकंड क्यू का फर्स्ट, यही आंसर करेक्ट हो जाएगा, चेक कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाएं। ये कौन सा था सवाल,
26 नंबर था, 27 नंबर सवाल पे आ जाए। करें फॉर बिलो गिवन साइक्लिक हेमी एस्टल द करेक्ट पायरेनोज स्ट्रक्चर इज। अब जरा ध्यान दीजिएगा, जहां पर ये ऑक्सीजन लगा होगा हेमी एस्टल ग्रुप, ये हुआ 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और ये हुआ 6 नंबर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं भैया, क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप यही रहा होगा, इसलिए हम इसको 1 नंबर मान रहे हैं। ठीक है, अब जहां पर 1 नंबर और 2 नंबर, तो 1 और 2 का OH एक साथ है, फिर उसके बाद H है, फिर OH है, यानी OH OH H OH। स्पष्ट? ढूंढिए इसमें, अगर आप यहां देखें OH OH H, अब देखिए OH आना चाहिए था, OH नीचे हो गया, गलत हो गया है। इसमें ढूंढिए, ये भी नहीं सही है, यहां पे नहीं है। ये देखिए, इसमें देखिए OH OH, यहां देखिए H लगा होगा, H और फिर देखो OH ऊपर लगा है, OH OH H OH। यही आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? डी वाला करेक्ट हो जाएगा। आप नंबरिंग यहां कर लीजिएगा, 1 2 3 4 और ये 5, ये हो जाएगा 6। स्पष्ट? अगले क्वेश्चन पे आ जाएं। करें मैच आइटम ऑफ रो फर्स्ट विद दोज ऑफ रो सेकंड। ओके, फर्स्ट और सेकंड रो को हमें मैच कराना है। अब जरा ध्यान से देखें कि यहां पर जो P है, P P, अब यहां देखना दोनों OH नीचे नीचे, OH OH H OH, OH OH H OH। क्लियर? OH OH H OH। अगर आप देखें फर्स्ट और सेकंड का अगर OH एक तरफ है तो क्या हो गया? अल्फा डी। ठीक है, अल्फा डी ग्लूकोज हुआ या ग्लूकोपाइरेनोज हुए, तो अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज कहीं है? यस, ये थर्ड है, तो पी वाले का थर्ड हो जाएगा, यानी कि पी वाले का हो जाएगा थर्ड इसमें से। इसमें जरा आ जाइए, अब जरा ध्यान दीजिएगा, यही जो OH नीचे था अब की बार कहां हो गया? ऊपर। तो जब एनोमेरिक कार्बन का OH बिसाइडिंग कार्बन से, पीछे प्रीसीडिंग कार्बन से के OH से अगर डिफरेंट प्लेन में होते हैं तो ये बीटा, सेम प्लेन में होते हैं तो यही अल्फा होते हैं, तो ये हो जाएगा बीटा। इसको बोलेंगे बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज, तो इसका चौथा हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा क्यू और क्यू हो जाएगा फोर्थ। स्पष्ट? तो पी का हो गया, अगर आप देखें पी का हो गया थर्ड और क्यू का हो गया फोर्थ। अब यहां देखना ये फ्रक्टोफ्यूरोनोज हैं। ठीक है, इसमें क्या है? इधर देखना दोनों OH ऊपर ऊपर हैं, ये हो जाएगा अल्फा डी फ्रक्टोफ्यूरोनोज, यानी कि आर वाले का हो जाएगा, ये हो जाएगा थर्ड। आर वाले का थर्ड होगा, नहीं सॉरी, ये तो ग्लूकोपाइरेनोज है, ये अल्फा डी फ्रक्टोफ्यूरोनोज, आर वाले का हो जाएगा फर्स्ट। और इसमें देखिए अब यही OH कहाँ आ गया? नीचे, तो बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरोनोज हो जाएंगे भैया ये, तो बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरोनोज, इसका मतलब हो जाएगा एस वाले का जो होगा, अब बच कौन सा रहा है? ये बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरोनोज, एस वाले का हो जाएगा बेटा सेकंड। अब आप इसमें चारों में मैच करा लीजिएगा, जो भी मैच आपका कर रहा होगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखें, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को हमें मैच कराना भैया। अब जरा इसको देखें, देखें जरा इधर, ग्लूकोज का ये है CHO CHOH 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 CH2OH। ठीक है, अगर आप इनका HI से रिएक्शन कराएंगे तो ये बनाते हैं CH3 CH2 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 CH2, 3 4 5 6, ये बना N हेक्सेन। इसका मतलब ग्लूकोज HI के साथ रिएक्शन करेगा तो इसका ये करेक्ट होगा फोर्थ, N हेक्सेन बना। दूसरा, ग्लूकोज का ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। ठीक है, ग्लूकोज का ब्रोमीन वाटर के साथ, ये है ग्लूकोज, इनका ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करा दीजिए। ठीक है, ये बनाएगा COOH CHOH CH2OH।
इसे हम कहते हैं ग्लूकोनिक एसिड। ग्लूकोनिक एसिड यानी कि इसका जो बनेगा ग्लूकोनिक एसिड, इसका बन जाएगा ये फर्स्ट, मैचिंग करेगा। ग्लूकोज एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करा दीजिए तो ये बनाएगा पेंटा एसीटेट, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। सी वाले का बन जाएगा भैया ये सेकंड। ग्लूकोज पेंटा एसीटेट कैसे बन रहे होंगे, इनको भी आप उठा कर जरा देख लीजिए कैसे बन रहे होंगे। ये है CHO CHOH 4, ये हो गया CH2OH। जब आप इनका रिएक्शन कराएंगे तो इसको हम इस तरफ ले लेते हैं, ठीक है। यही एसिटिक एनहाइड्राइड है, बॉन्ड यहीं से तोड़ दीजिए, निगेटिव ही आया पॉजिटिव, और यहाँ से H निकलेगा और ये स्टील ग्रुप आकर के ही लग जाएगा। तो कंपाउंड देखिए बना क्या बेटा, ये CHO CHO CO CH3, इसके 4 मोल होंगे, और CH2O CO CH3। देखिए 4 एसीटेट ये और एक ये 5, तो हो जाएगा ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। तो इसमें देखिए ग्लूकोज पेंटा एसीटेट ये बना, और ग्लूकोज का HNO3 के साथ रिएक्शन कराएंगे। जब आप HNO3 के साथ रिएक्शन कराओगे तो ये भी ऑक्सीडाइज होगा, नीचे वाला प्राइमरी अल्कोहल भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ये बनेगा COOH CHOH4, ये भी बनेगा COOH, ये बने साइक्रिक एसिड। साइक्रिक एसिड बना बेटा ये, इसका देखिए ये करेक्ट हो जाएगा थर्ड, साइक्रिक एसिड। अगला क्वेश्चन देखिए, नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स फाउंड इन ग्लूकोज इज। तो अगर आप यहाँ देखें CHO CHOH 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 CH2OH, 1 2 3 4 5 6, देखिए ये कायराल, ये कायराल, ये कायराल, ये कायराल। नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स इक्वल टू होता है 2 का पावर n के, तो हो जाएगा 2 का पावर 4, n मतलब कायराल कार्बन। तो कितने निकल करके आ गए भैया, 16। आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी। Which of the following compounds will behave as reducing sugar in an aqueous KOH solution? अब अगर आप इसमें देखेंगे बेटा, तो इसको अगर हम हाइड्रोलाइज कराएं तो देखना जरा ध्यान से, बॉन्ड देखिए यहाँ से टूटेगा और ये यहाँ से टूटेगा। जब बॉन्ड यहाँ से टूटेगा तो देखिए यहाँ H गया, यहाँ OH आ जाएगा। ये देखना यहाँ OH आया और ये OH आ जाएगा, यहाँ CH2OH, यहाँ कार्बन, ठीक है, यहाँ कार्बन, ठीक है, और ये यहाँ CH2OH। अब देखना जरा OH है, यहाँ से क्या निकल जाएगा, वाटर। कंपाउंड देखिए कन्वर्ट किस में हुए, CH2OH CO CHOH, देखिए 1 2 3, ये हो जाएगा CH2OH, ये फ्रक्टोज बना। अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है। अब ये फ्री कीटोनिक ग्रुप या फ्री एल्डिहाइडिक ग्रुप अगर ग्लूकोज फ्रक्टोज में पाए जाते हैं तो ऐसे कंपाउंड रिड्यूसिंग नेचर के होंगे, ये फेलिंग सोल्यूशन को रिड्यूस कर देंगे, रेड PPT आएगा। तो ये आंसर इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ए। अब अगर आप इसमें देखें तो मान लीजिए आप बॉन्ड यहाँ से तोड़ेंगे तो क्या यहाँ OH आएगा, तो क्या यहाँ कीटोनिक ग्रुप बन पाएगा, नहीं। यहाँ पे कीटोनिक ग्रुप तब बनता जब दो OH ग्रुप लगते। यहाँ देखिए बॉन्ड ऐसे टूटा तो इधर H गया, इधर OH गए, तो यहाँ OH लगा। ऐसे बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा, इधर देखना, इधर H गया, इधर OH गया, तो एसिटिक एसिड बना लेगा। और यहाँ देखिए तो इस वाले कार्बन पे बेटा, इस वाले कार्बन पर एक OH ही आ रहा है और एक OH इधर से आ रहा है, तो इस कार्बन पर 2 OH आए दूसरे कार्बन पर,
दो OH आया, वाटर निकला, कीटोनिक ग्रुप बने कि नहीं बने? स्पष्ट, ये अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन बना। अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन और एल्डिहाइड दोनों फेलिंग सोल्यूशन को प्रोड्यूस कर देते हैं और खुद ऑक्सीडाइज होते हैं। तो इसमें देखिए ऐसा नहीं हो पाएगा। यहाँ पर अगर आप लेकर के चलेंगे, इधर देखना, तो ये बांड यहाँ से टूटेगा, ये ईथर जल्दी ब्रेक हाइड्रोलाइज नहीं करेगा, यहाँ से बांड टूट जाएंगे। ये देखना, यहाँ से बांड टूटेगा, यहाँ OH आकर के लगेगा। यहाँ देखना, यहाँ एक तो OH आकर के लगेगा, क्या इस कार्बन पर 2 OH हुआ? ना यहाँ 2 OH है, ना यहाँ 2 OH है, ना यहाँ 2 OH है, इसी कार्बन पर 2 OH है, इस वजह से कीटोन बना। तो वही कंपाउंड कार्बोहाइड्रेट रिड्यूसिंग नेचर के होते हैं जिसमें फ्री कीटोनिक या एल्डिहाइडिक ग्रुप पाए जाते हैं, या फ्री हेमी एस्टर ग्रुप मौजूद होते हैं, या हेमिकीटल ग्रुप। अगला क्वेश्चन देखें, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इज एक्चुअली एक प्रकार का कौन सा होता है? ये ईथर लिंकेज होता है। देखिए यहां नहीं दिए गए हैं, वो जुड़ते जाते हैं ना ऐसे, यहां से ऐसे 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज ऐसे, तो यहाँ से OH और यहाँ से OH निकलते हैं और यहाँ ऑक्सीजन आता है। जैसे मान लीजिए यहाँ देखिए OH थे, यहाँ OH थे, यहाँ से क्या निकला? पानी, तो बीच में क्या आ जाएगा? O। तो लिंकेज कौन सा हुआ? ईथर लिंकेज। इसी ईथर लिंकेज को ही हम लोग ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं। अगले क्वेश्चन पे आ जाएं, आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ रिएक्टेंट दैट अपॉन रिएक्शन विद एलिमिनेशन ऑफ HCl विद गिव राइज टू द डाइपेप्टाइड ग्लाइसिन एलेनिन। अब जरा यहाँ ध्यान से देखें, यहाँ से Cl निकलेगा और यहाँ से H निकलेगा, और ये दो पेप्टाइड मिलके डाइपेप्टाइड बना लेंगे, बीच में पेप्टाइड बॉन्ड आ जाएगा। तो यहीं पर HCl का एलिमिनेशन हो रहा होगा। अगर ये आपस में जुड़ेंगे तो यहाँ से Cl निकलेगा, लेकिन ये H नहीं रिलीज करेंगे। स्पष्ट? यहाँ पर अगर आप देखें तो ये H रिलीज करेगा, यहाँ से OH निकलेगा और यहाँ से H निकलेंगे, तो इन दोनों से देखिए ये वाटर एलिमिनेट होगा, तो ये बनाएंगे तो ये भी डाइपेप्टाइड। लेकिन डाइपेप्टाइड अगर आप इसको मानोगे, चूंकि देखिए यहाँ पर तो एसिड नहीं है, स्पष्ट। दूसरे अगर आप इसको बनाओगे तो यहाँ से वाटर निकल रहा है, यहाँ से HCl एलिमिनेट नहीं हो रहा है। ऐसे देखिए यहाँ से भी वाटर निकलेगा, ये तो बन जाएगा डाइपेप्टाइड, लेकिन यहाँ से वाटर एलिमिनेट हो रहा है। वो कह रहा बताइए कौन डाइपेप्टाइड बना रहा है HCl निकाल करके? तो डाइपेप्टाइड वो बना रहा होगा, यही HCl निकाल करके डाइपेप्टाइड बना रहे हैं बेटा। अगले क्वेश्चन पे आ जाए, करें ए प्रोटीन X विद मॉलिक्यूलर फार्मूला, कितना यूनिट दिए उसका? 70,000 यूनिफाइड मास, इसी को एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं, AMU कहते हैं। ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स अमीनो एसिड्स, वन ऑफ दीज अमीनो एसिड इज, इन चारों में से कौन अमीनो एसिड हो सकता है? पहली चीज का हमें जवाब दीजिए कि प्रोटीन इज द पॉलीमर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड कि बीटा अमीनो एसिड? यस, अल्फा अमीनो एसिड। अब आप इसमें ढूंढिए, जब ये हाइड्रोलाइज हुआ होगा तो अल्फा अमीनो एसिड ही तो दिया होगा ना बेटा। ध्यान से देखिए जरा, यहाँ ये देखना, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है, ये अल्फा, ये बीटा और ये गामा, और ये अल्फा बीटा गामा डेल्टा थीटा जीटा सीटा टीटा। NH2 क्या अल्फा लगा है? नहीं। जरा यहाँ जाइए, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप हुआ, ये दो है अल्फा, ठीक है, ये देखिए अमीनो एसिड लगा, तो यही हो जाएगा हमारा। जब इसको आप हाइड्रोलाइज कराओगे तो यही अमीनो एसिड प्राप्त हो रहा होगा। यहाँ देखिए अमीनो ग्रुप कहाँ है, देखिए अल्फा बीटा और कहाँ लग गया? गामा पर, ये हो ही नहीं सकता। ये देखना अल्फा और ये कहाँ लग गया? बीटा पर, ये भी नहीं हो सकता। सिर्फ कौन हो सकते हैं? यही सेकंड वाले। अगला क्वेश्चन देखिए, कर यूरासिल इज बेस प्रेजेंट इन RNA विद द मॉलिक्यूलर फार्मूला विद द स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर इसका है। इसका जब आप यूरेसिल का मॉलिक्यूलर वेट निकालोगे तो इसका मॉलिक्यूलर वेट आएगा 112, ठीक है। परसेंट ऑफ नाइट्रोजन जब आप यहां ज्ञात करोगे तो ये होगा नंबर ऑफ नाइट्रोजन इनटू एटॉमिक वेट ऑफ नाइट्रोजन अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू 100। यही फार्मूला आपको बताया गया था कि अगर आप परसेंटेज किसी एटम का निकालना चाह रहे हैं तो उस एटम की संख्या, उसका मोलर मास अपान कुल मास कंपाउंड का ऊपर 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। नाइट्रोजन की संख्या इसमें देखिए कितनी है? 2 नाइट्रोजन। एटॉमिक मास हो जाएगा 14, मोलर मास हो गया 112 इंटू 100, ये निकल करके आ जाएगा 25%। तो अगर आपसे पूछा जाए कि यूरेसिल में नाइट्रोजन कितना परसेंट है, तो नाइट्रोजन कितना हो गया भैया? 25%। स्पष्ट?
अगला सवाल देखें, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम कन्वर्ट्स स्टार्च इनटू माल्टोज। अगर स्टार्च को हम डाइजेस्ट करेंगे तो वो माल्टोज में कन्वर्ट होता है। डाइजेस्ट करने के लिए जो एंजाइम होता है, जो प्रोसेस होता है, उसी में एज लग जाता है। जैसे ऑक्सीडेशन हो रहा था, ऑक्सीडेज हो जाता है। रिडक्शन है तो रिडक्टेज हो जाता है एंजाइम में। हाइड्रोलिसिस है तो हाइड्रोलेज हो जाता है। और अगर आप डाइजेस्ट कर रहे हैं तो वो एंजाइम कौन सा हो जाएगा भैया? डायस्टेज। Which base is present in RNA but not in DNA? तो यूरेसिल होता है आरएनए में, ये डीएनए में नहीं पाया जाता। अगला क्वेश्चन देखें, कह रहे फैट साल्बिल विटामिन। तो फैट साल्बिल विटामिन कौन से होते हैं? ए, डी और के। ठीक है, तो इसमें ए तो दिए नहीं है। कह रहे विटामिन B1, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन बी, विटामिन के, ए, डी, ई, के। तो इसमें जो होगा, एक मिनट, ए, डी, ई, के, ई भी होता है और के भी होंगे बेटा ये। ठीक है, ई और के। तो विटामिन ई ये फैट साल्बिल हो गया, विटामिन के ये फैट सा, ये तो सब वाटर साल्बिल है बेटा। बी वगैरह सब वाटर साल्बिल, सी भी वाटर, ये भी बी भी वाटर साल्बिल होंगे। तो इसमें ए, डी, ई, के होते हैं, ए, डी, ई, के। तो यहाँ पे डी और ए दिया नहीं गया है, ई के दिया गया है, तो ई ओ के वाले को लगा दीजिएगा भैया। भैया देखिए, इसमें हमको ज़्यादा ज्ञान है नहीं, ये जान लें, हमको विटामिन के बारे में ज़्यादा जानकारी यहाँ नहीं है। विटामिन के बारे में ज़्यादा जानकारी बायो ग्रुप में आपको पढ़ाया जाता है, बायोलॉजी वगैरह में। आइए जरा देखें, कह रहे एन इलेक्ट्रॉन कैन इंटर इनटू द ऑर्बिटल। एन इलेक्ट्रॉन कैन इंटर इनटू द ऑर्बिटल। कोई भी इलेक्ट्रॉन इंटर ऑर्बिटल में करता है, किसके आधार पर करता है? n+l वैल्यू के आधार पर, जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर जोड़ने पर मिनिमम आता है, वही उसी में इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उसी ऑर्बिटल में इंटर करता है। तो जिसका n+l मिनिमम होगा, तो n+l देखिए इसी का मिनिमम है, ये एक्चुअल में l है भैया। ठीक है, n+l। कह रहे द ऑर्बिटल्स डायग्राम इन विच द अबाव प्रिंसिपल इज वायलेट। अबाव प्रिंसिपल क्या है? एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग की जाएगी। अब अगर आप यहां देखें तो 2s की एनर्जी कम, 2p की ज्यादा है, तो पहले 2s को हमें भर देना चाहिए था, तब हमें 2p में इलेक्ट्रॉन भरना था। यहां देखिए, हमने 2s में एक इलेक्ट्रॉन डाल के 2p में इलेक्ट्रॉन भर दिया, तो गलत हुआ ना बेटा अबाव के हिसाब से, तो ये वायलेट कर रहा है अबाव के रूल को। कह रहे 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्युपाइंग द सेम ऑर्बिटल आर डिस्टिंग्विश्ड बाई। ठीक है, तो कह रहे साहब इलेक्ट्रॉन्स ऑक्युपाइंग, तो जो इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई कर रहा होता है उसको हम किससे डिस्टिंग्विश करते हैं? स्पिन क्वांटम नंबर से। जैसे किसी डब्बे के अंदर मान लीजिए ये है, या चलिए हम 3 ही ले लेते हैं, मान लीजिए 2p ऑर्बिटल है। ठीक है, तो 2p ऑर्बिटल में n इक्वल टू 2 हो गया, l इक्वल टू 1 हो गया, क्योंकि ये p है और ये 2 है। ठीक है, तो अगर 1 हुआ, इसकी m की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1, 0, +1। तो कौन सा ऑर्बिटल है इसके लिए 3 चाहिए, और कौन सा इलेक्ट्रॉन इसके लिए चारों क्वांटम चाहिए। ठीक है, तो ये m हुआ, तो m इसका, ये m क्या बताता है? ऑर्बिटल बताता है कि किस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन मौजूद है। और ये क्या बताता है? सब ऑर्बिट बताता है कि किस सब ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मौजूद है। ये क्या बताता है? ऑर्बिट के नंबर बताता है कि इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में मौजूद है। अब स्पिन बताता है +½ या -½ कि कौन सा इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। यही तो है ना पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी अकोमोडेटेड इन वन ऑर्बिटल। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर सकते हैं और दोनों की स्पिन अपोजिट होगी। क्लॉकवाइज वाले को हम +½ से और एंटी क्लॉक वाले को हम -½ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के आइडेंटिफिकेशन डिस्टिंग्विश हम किस आधार पर करेंगे? स्पिन क्वांटम नंबर के आधार पर। क्लियर? चौथा सवाल, अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन फिट इन द ऑर्बिटल फॉर विच n इक्वल टू 3, l इक्वल टू 1। ध्यान रखिएगा, अगर ऑर्बिटल्स बोलता तो l मतलब 1 का मतलब हो गया p ऑर्बिटल की बात हो रही है,
तो ऑर्बिटल्स अगर कहता तब 6 इलेक्ट्रॉन होते। कह रहा कि ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2। और ऑर्बिटल्स बोलता पी के, पी ऑर्बिटल या पी ऑर्बिटल्स। तो अगर पी ऑर्बिटल्स कहता तो 6, पी ऑर्बिटल बोल रहा है तो कितने होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। अगला क्वेश्चन देखें, कह रहे मैग्नीशियम रिएक्ट विद एन एलिमेंट। मैग्नीशियम सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है, इसके 2 चार्ज होते हैं और ये x है, देखिए 2 2 4 3 7, ठीक है। तो अब अगर हम x को देखें, इसका 7 एटॉमिक नंबर है, तो 2 और 5, इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए, यानी x क्या हो जाएगा, -3 वैलेंसी इसकी हो जाएगी। तो अगर मैग्नीशियम +2 है और x 3- है, दोनों अगर कंपाउंड बनाएंगे तो Mg3x2, यही तो कंपाउंड निकल के आ रहा होगा भैया ये। तो आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन करें, व्हिच वन इज रॉन्ग स्टेटमेंट, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन एटम इज। एक्चुअल में इसमें डब्बा एक गायब है बेटा, ऐसे दिए हैं, ऐसे दिए हैं, ऐसे दिए, बनाया गया सवाल का पार्ट है, एक डब्बा यहाँ पे गायब हो गया है। कह रहे हैं व्हिच वन इज रॉन्ग स्टेटमेंट, तो यही स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। कह रहे द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम इज, तो जरा बताइए, सारा एक स्पिन में होना चाहिए, एक साथ सीध में होना चाहिए बेटा। यहाँ पे कोई क्लॉकवाइज है, कोई एंटी क्लॉक, कोई क्लॉकवाइज। अगर डीजेनरेट ऑर्बिटल में सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन आप भरते हो तो सब की स्पिन सेम होनी चाहिए, तो यही स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत। बकिया सारे सही हैं, चेक कर लीजिए। एन ऑर्बिटल इज डिजिग्नेटेड बाई 3 क्वांटम नंबर, बिल्कुल करेक्ट। 3 ही क्वांटम नंबर से, एन से, एल से और एम से पता किया जा सकता है। व्हाइल एन इलेक्ट्रॉन इज डिस्टिंग्विश्ड बाई चारों क्वांटम नंबर, एस से इलेक्ट्रॉन को हम डिस्टिंग्विश कर पाएंगे। द वैल्यू ऑफ एम फॉर डीजेड स्क्वायर इज 0, बिल्कुल करेक्ट। टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ एस ऑर्बिटल इज क्या हो जाएगा, 0, बिल्कुल करेक्ट। ये भी इसमें पहला ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। इन अ गिवन एटम नो 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव सेम वैल्यूज फॉर द ऑल 4 क्वांटम नंबर। कह रहे साहब एक ऑर्बिटल के अंदर दोनों इलेक्ट्रॉन की वैल्यू सेम नहीं हो सकती। तो ये कौन कह रहा भैया इस बात को, इस बात को पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कह रहे हैं। स्पष्ट। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स आप मतलब ये सारे क्वेश्चंस डिस्कस हो गए। ये जो 30वां टेस्ट पेपर था इसमें हम लोग 4 चैप्टर कवर किए। पहला अमीन, कार्बोक्सिलिक एसिड, बायोमॉलिक्यूल और एटॉमिक स्ट्रक्चर। क्वेश्चंस बेटा कोशिश करिए कि जितने टेस्ट अब तक कराए गए हैं, ये 30वां टेस्ट है, करीब 1200-1300 सवाल से ऊपर आपके पास क्वेश्चंस हो गए हैं, 1000 से ऊपर क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस को आप धीरे 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 रिवाइज कर डालिए, और सारे सवाल को नहीं रिवाइज करने हैं। जो टेस्ट पेपर के क्वेश्चंस आप फंसे हैं या जो आप नहीं कर पाए हैं या जो गलत किए हैं, उन्हीं क्वेश्चन को सिर्फ रिवाइज करना है आपको। हम शेष नेक्स्ट वीडियो में या क्लास में हम डिस्कस करेंगे आपसे कि आपको रणनीति कैसे बनानी है एग्जामिनेशन के लिए। ओके, थैंक यू बेटा।